हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज जैसा कि बोर्ड पर आपको देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है? टूडेज टॉपिक की हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं N/P रेशियो और नाभिक का स्थायित्व। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? नाभिक का स्थायित्व, इसको हम बोलेंगे। देखिए, ये टॉपिक किस स्टूडेंट्स के लिए है? जो स्टूडेंट बीएससी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में एक यूनिट हमारे चलती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से, नाभिकीय रसायन के नाम से चलती है। चाहे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में भी चल रहा है ये टॉपिक। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले के कई क्लासेस आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जरूर देख ली होंगी। भाई नहीं देखी है तो उनको भी आप जरूर देखें, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। आज जो हम बात करेंगे भाई किसकी करेंगे? नाभिक के स्थायित्व की करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की करेंगे कि स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की कैसे बनती है, क्या होता है इसके बारे में, ये सब कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखिए, न्यूक्लियस क्या है, पहले तो इस बात को समझें, डेफिनेशन देखेंगे। ये ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि न्यूक्लियस की पोजीशन सर होती कहाँ है। न्यूक्लियस आप सब जानते हो कि एटम है, मान लीजिए कोई, ये हमारा एटम है, और इसके मध्य में क्या उपस्थित रहता है? सब बता सकते हैं इस बात को कि सर मध्य में क्या रहता है? थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये मध्य में क्या उपस्थित रहता है? न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। और इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझें सभी चीजों को, जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक हर चीज को हमें समझना है। ये न्यूक्लियस है हमारा। और ये जो कक्षाएं हैं सेल्स कहलाते हैं। यहाँ क्या उपस्थित रहते हैं? यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश रहता है? ऋणावेश रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, हर स्टूडेंट्स जानता है। साथ ही साथ अब न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में क्या उपस्थित रहते हैं? न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज रहता है? आपको पता है, जो प्रोटॉन है इस पर जो चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। साथ ही साथ हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन कैसा रहता है सर? ये तो न्यूट्रल रहता है, जिसको क्या कहते हैं? उदासीन रहता है। इस पर कोई चार्ज नहीं रहता सर। ये हमने पढ़ रखा है और बचपन से ही पढ़कर आ रहे हैं सर इस चीज को। ये कैसा रहता है? उदासीन रहता है। अब नाभिक का जो स्थायित्व है किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन से भाई कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा। नाभिक का जो स्थायित्व है वो किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। इसके अनुपात पर निर्भर करता है नाभिक का स्थायित्व। जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर सर कैसे करेगा? बात ये आती है भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर कैसे डिपेंड करेगा। ये माना गया है, ये माना जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात लगभग बराबर हो या बराबर हो, वो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने क्या बोला कि न्यूट्रॉनों की संख्या N/P रेशो से क्या मतलब है? ये मतलब है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिंदी में भी लिख देता हूं कि न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या। यह अनुपात क्या हो? बराबर 1 के बराबर। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या किसी न्यूक्लियाई में, किसी नाभिक में
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो या एक के बराबर हो, वो नाभिक ज्यादा स्थायी माने जाते हैं। ऐसा माना गया है कि वे नाभिक क्या रहते हैं, ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे होती है, ये वन कैसे आता है? देखिए सैग्रे ने एक चार्ट बताया नाभिक, और इसकी हम बात करें, इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखें यदि हम, तो ग्राफ पर प्लॉट कैसे होगा, यहां पर समझिए इस बात को। ये एक ग्राफ के माध्यम से बात कर रहे हैं। यहां पर जो मैं लिख रहा हूं न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां पर क्या लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन। वाई एक्सिस पर क्या है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये तो न्यूट्रॉन है। यहां पर क्या है, प्रोटॉन लिख देता हूं। ये प्रोटॉन, किसी न्यूक्लियाई में, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये ग्राफ मान लीजिए किस प्रकार से आता है, ये ग्राफ जो प्राप्त होता है हमें, देखिए कैसे बनेगा ये ग्राफ, इसको समझने की कोशिश करें। इस प्रकार से एक पट्टिका प्राप्त होती है, ग्राफ में इस तरह से एक पट्टिका प्राप्त होती है, और ये जो है यहां पर इस तरह से बना देता हूं, ये पट्टिका। यदि न्यूक्लियाई, किसी न्यूक्लियाई के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की हम बात करें, ग्राफ को हम प्लॉट करें, यहां ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये 20, ये 20, 40, 60, इस तरह से लिख सकता हूं, 80, 100, यहां पर भी 20, 40, 60, 80, 100। एक साइंटिस्ट हुए, केमिस्ट सैग्रे ने इस ग्राफ को प्लॉट किया। उन्होंने क्या बताई कि इस ग्राफ में प्रोटॉन, न्यूक्लियाई में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इस प्रकार से एक पट्टिका प्राप्त होती है। इस पट्टिका पर जो स्थायी नाभिक हैं वो इस पट्टिका पे प्राप्त होते हैं सारे। इस पट्टिका में प्राप्त होंगे स्थायी नाभिक, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है इस पट्टिका पे प्राप्त होंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बताती है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो अनुपात 1 होता है, क्या n/p इज इक्वल टू क्या है, 1 है। n/p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो है इस पट्टिका पर प्राप्त होगा, ये तो n/p 1, ये 1 आ रहा है तो प्राप्त होगी ये पट्टिका। इस पट्टिका पर आएंगे, यहां पर जो स्थायी नाभिक हैं वो इस पट्टिका पर सारे स्थायी नाभिक प्राप्त होंगे, और लगभग ये जो है 1 से 1.54 तक ले लें हम, ये रेशो जो है इस पट्टिका वाले में ज्यादा स्थायी नाभिक हमारे प्राप्त होते हैं सभी, जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से 1.54 आता है। अब इससे कम ज्यादा हो जाए तो सर क्या होगा, ये बात बताइए। यदि इससे ज्यादा हो जाए, मतलब इस पट्टिका के इधर न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये तो क्या है, स्टेबिलिटी बेल्ट है, इसको क्या बोलेंगे, डेट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बेल्ट, स्थायी पट्टिका। ये स्टेबिलिटी बेल्ट कहलाती है। इस स्टेबिलिटी बेल्ट में जो आएगा उसका रेशो क्या है, 1 से 1.5 तक होता है। इससे जो नीचे आएंगे यहां पर, उनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अब इधर प्रोटॉन है, इधर क्या होगा, प्रोटॉन, इधर तो प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन इंक्रीज होगा। प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो n/p का रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो n/p का रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यहां पर न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा इस पट्टिका के इस साइड में, यहां पर भाई क्या इंक्रीज होगा, इसको समझ लें आप बढ़िया ढंग से। यहां पर क्या होगा, न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा। न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, n/p रेशो ग्रेटर देन 1 हो जाए। दो बातें हैं, या तो n/p क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, या n/p क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात आ रही होगी समझ में, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो नाभिक ज्यादा स्थायी माने गए बच्चों जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो कितना हो, 1 हो, समान हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आप समझ गए, बढ़िया ढंग से आपने समझ लिया कि नाभिक कहां पाया जाता है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो स्थायी पट्टिका में आते हैं, अब इस बात को भी समझेंगे ये ऐसे पट्टिका क्यों बनी, इस बात को मैं बताना चाहूंगा अभी कि ये जो है स्थायी पट्टिका में आएंगे उनका अनुपात कितना हो जाता है, 1 से 1.54 के लगभग हो जाता है। अब देखिए जिन नाभिकों का परमाणु क्रमांक जो न्यूक्लियाइड है उनका 20 परमाणु क्रमांक तक क्या देखा गया, कि ये देखा गया 20 परमाणु क्रमांक तक कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बराबर होता है। वो ज्यादा स्थायी रहते हैं 20 परमाणु क्रमांक तक, 20 एटॉमिक नंबर तक, यहां तक ये बात हम कर रहे हैं। इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये यहां तक 20 परमाणु क्रमांक तक क्या देखा गया कि 20 जो है जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो क्या रहता है, लगभग समान रहता है, उसमें अंतर नहीं आता, इसलिए वो इस लाइन पर आते हैं। जैसे जैसे बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जिनका, इस बात को हम ये भी कह सकते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या a 20 से कम है, इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि a लेस देन 20 है। यहां समझें, जिनका a जो है लेस देन इक्वल टू 20 है, a क्या होता है सर, द्रव्यमान संख्या होती है, वो उनका n/p रेशो क्या आ रहा है, n/p रेशो आ रहा है 1 के लगभग आ रहा है। और इससे हम ऊपर चलेंगे, जिनका a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, n/p रेशो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाता है, 1 से ज्यादा हो जाता है, या लेस देन क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है, या n/p रेशो लेस देन 1 हो जाए। दो बातें होगी यहां पर, या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, विखंडन होगा, जिसको कहते हैं फ्यूजन। यहां पर क्या होगा, जब n/p रेशो 1 से बढ़ गया तो यहां पर कौन सी घटना होगी, फ्यूजन होगा, जिसको कहते हैं विखंडन। नाभ के विखंडन आपने सुना हो, तो विखंडन होगा। जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, संलयन क्या होगा, जिसको कहते हैं फिशन। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है न्यूक्लियर फिशन में। फ्यूजन में, विखंडन में क्या होगा, पार्टिकल्स का एमिशन होगा। अब देखिए इस बात को कैसे समझें, यहां पर देखें, जैसे हमारे पास कार्बन है, मैं कहूं C612, अब ये 12C6 क्या है, इसका Z बराबर क्या है, 6 है सर। और Z किसके बराबर होता है भाई, ये आपको बता रखा है, Z सर बताया था आपने, Z बराबर, Z क्या है, अरे भाई ये तो बता दो, एटॉमिक नंबर है सर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, ये आपने पढ़ रखा है। तो ये प्रोटॉन की संख्या हमारी क्या हो गई, Z हो गई। A क्या होता है, A क्या होता है, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, लिख देता हूं लो हिंदी में, द्रव्यमान संख्या होती है। A बराबर क्या होता है, A बराबर बताना, A बराबर होता है P + N होता है सर। A बराबर होता है P, और P किसके
बराबर है जेड के बराबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर ही तो होता है। एन कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी निकालेंगे, ए माइनस पी। अब मैं बात कर रहा हूं C612 की बात कर रहा हूं। ए इसके लिए सर 12 है और पी इसमें 6 है। एन यहां पर कितने हो गए सर, 6 हो गए। एन कैसे निकालें, एन निकालें ए माइनस पी। तो यहां पर एन अपॉन पी रेशो क्या आया, एन अपॉन 6/6 सर ये तो 1 आया। मतलब ये ज्यादा स्थायी होता है। कार्बन का ही एक समस्थानिक और होता है C614, कार्बन का ही भाई एक समस्थानिक और है, ये होता है C614। इसमें बताना यदि हम C614 की बात करें तो यहां पर P बराबर 6 है सर, और 9 ये कितने हैं, ये कितने न्यूट्रॉन्स, 14 माइनस 6 कितने हो गए, 8 हो गए। एन अपॉन पी रेशो क्या हुआ, 8/6। ये जो है क्या आएगा, एन बटे एन बाई पी ग्रेटर देन 1 आएगा, एक से ज्यादा आएगा। तो यहां पर क्या इसका मतलब, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, ये क्या करेगा, विखंडन करेगा, फ्यूजन करेगा। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका एन बटे पी रेशो ज्यादा आ गया, पार्टिकल्स का एमिशन करेंगे। कहने का कुल मतलब ये है कि 20 एटॉमिक मास वाले, जिनका एटॉमिक मास 20 है, 20 है, वो ज्यादा स्थायी होते हैं 20 तक, जैसा कि इस पट्टिका में दिखाई देता है। सैग्रे का जो ग्राफ है, ये किसने दिया, सैग्रे ने दिया। इसमें जो एन अपॉन पी रेशो 1 से 1.5 आता है, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। इससे ऊपर आएगा तो बढ़ जाएगा, नीचे आएगा घट जाएगा। इन्होंने कहा जिनका A20 है वो भाई ज्यादा स्थायी हैं, और इससे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम ज्यादा हो सकता है। तो भाई ये बात समझ में आ गई, तो इसको एक बार आप नोट करें, फिर अगली बात की तरफ चलेंगे। तो ये बात नोट कर ली भैया आप सभी ने, बिल्कुल कर ली सर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिक नंबर 20 तक के न्यूक्लियाई क्या रहते हैं, ज्यादा स्टेबल रहते हैं, उससे ऊपर वाले क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। और ये सैग्रे ने भी बात बता दी थी, इस पट्टिका के माध्यम से जो स्टेबिलिटी बेल्ट है, इससे आपके समझ में आ रहा होगा कि इस बेल्ट में जो आएंगे ज्यादा स्थायी हैं, इसके इधर और उधर वाले अनस्टेबल हैं, और जो इस स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे उनमें 1 होता है, वो और ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात हमने कर ली थी। एक एग्जाम्पल और देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो। एग्जाम्पल ये हमने देखा, जैसे ये बात करी थी अभी, कार्बन C612 की करी, ऐसी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हम देख लें। बात करें हम हाइड्रोजन की, देखो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है कि बच्चे पढ़ चुके हैं आप? हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसको क्या कहते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक बोलेंगे। और समस्थानिक का क्या मतलब है, जैसे ये होता है सर 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये होते हैं। यहां पर यदि हम बात करें A, N और P, इनकी संख्या की मैं बात करूं, 1 है इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। इसके लिए प्रोटॉन यहां पर मैं बात करूं 1 है, और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और N 0, 1 और 2। मतलब इसमें तो प्रोटॉन है ही, न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहां पर तो आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। N अपॉन पी रेशो की यदि बात करें, N अपॉन पी रेशो की यदि बात करें, N अपॉन पी अनुपात की बात करें इसमें, तो N अपॉन पी का अनुपात जो होगा यहां पर क्या होगा, किसके लिए, 1H1 के लिए क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 1H1 में तो N अपॉन 0/1 होगा, तो ये तो 0 ही आएगा सर। और 1H2 की मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, इसमें तो 1/1 ही आ रहा है सर, ये तो 1 आ रहा है। और 1H3 की यदि हम बात करें तो क्या आ रहा है, 2/1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो क्या इससे हम क्या मीनिंग निकाल पा रहे हैं
कि सबसे ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये है ये वाला न्यूक्लियाई हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा स्टेबल है, N/P रेशो क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन इसका 0 तो आता है, लेकिन ये भी स्टेबल होता है, ये भी एक्सेप्शन रूप से क्या रहता है, हाइड्रोजन तो बहुत स्टेबल फॉर्म में रहता है और ये भी स्टेबल है। लेकिन 1H3 के बारे में आपकी क्या राय है भाई, 1H3 क्या रहता है, अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है, ये क्या अनस्टेबल है और क्या है, रेडियो एक्टिव। ये क्या करेगा, डिके करेगा पार्टिकल्स का क्षय करेगा, विघटन हो जाएगा, यही बात तो सीख रखी है, तो इससे हमें ये पता चलता है। और एक बात और समझे, एक और इंपॉर्टेंट जो बहुत ही बढ़िया बात है, मैजिक संख्या। कुछ जिनका द्रव्यमान संख्या सम में है, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई पाए गए जिनका ए सम में है, इवन नंबर है, और वो कौन सा इवन नंबर है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल पाए गए। और ये बता देना चाहता हूं मैं आपको, ये रहा, यहां पर देखिए क्या कि नाभिक का स्थायी तथा न्यूक्लियाइडों की संख्या पर यह रोचक तथ्य सामने आता है कि कुछ विशेष द्रव्यमान संख्या वाले, ये बात लिखी है, विशेष द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। इंपॉर्टेंट है बात की, आता है एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, कि जिसमें 8 न्यूक्लियाइड ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही सम होते हैं, मतलब सम संख्या में हो। कुछ विशेष प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या वाले नाभिक असाधारण रूप से अधिक स्थायी होते हैं। इन संख्याओं को माया संख्या, हिंदी में बोल दिया मैजिक नंबर से आता है, स्थायी संख्याएं कहते हैं। और भाई ये याद कर लेना आप, ये स्थायी संख्याएं पूछी जाती हैं भाई एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये स्थायी संख्याएं हमें याद करनी है, जिनका जो जेड है, जो मैजिक नंबर, जो द्रव्यमान संख्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो संख्या है असाधारण रूप से क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, जिसमें जेड 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 आ जाए, वो ज्यादा स्थायी है। तो ये याद रखना है, 2, 8, 20, 2, 8, 20, 28, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये संख्या वाले नाभिक क्या रहते हैं, ज्यादा स्थायी रहते हैं। तो मैजिक नंबर, ये हमें ध्यान रखना है कि इस संख्या वाले क्या रहते हैं, ज्यादा स्थायी रहते हैं। तो इस मैजिक नंबर को आपको याद रखना है, और ये ज्यादा स्थायी है, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे बच्चे यहाँ पर। An interesting fact about nuclear stability and the distribution of nucleids is that certain nuclei with even mass number are highly stable. Among these, there are 8 nuclei in which both the neutron proton numbers are even, जिनमें even हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, some nuclei with specific number of proton neutrons are exceptionally stable, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ये वाली हो। बात आ रही है ना समझ में आपके, ये क्या रहते हैं, ज्यादा स्टेबल रहते हैं, इसलिए इनको मैजिक नंबर बोला जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें क्या हो, ये लिख रहा है कि अमंग दी देयर आर 8 न्यूक्लियाई, बोथ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर आर इवन, दोनों इवन रहते हैं। तो ये नंबर सबसे ज्यादा स्थायी रहता है, इसलिए ये मैजिक नंबर हमें याद रखना है। ये नोट कर लें आप, यहाँ से इसको भी नोट कर लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट कर लें, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट करेंगे। साथ ही साथ अब देखिए, और इसकी डेफिनेशन रह गई थी, उसको भी नोट करेंगे। क्या है स्थायित्व के बारे में, किसी परमाणु की स्थिरता न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। जो भी हम बात कर रहे थे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, उससे नाभिक के स्थायित्व की गणना करेंगे। जो 1 आ जाएगा तो वो ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, 1 से 1.5 वाले भी स्थायी होते हैं। जो नाभिक के स्थिर रहने के लिए विशिष्ट सीमा के भीतर रहना चाहिए। हल्के परमाणु तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या क्या हो, लेस देन 20 हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात 1 के करीब होता है। इसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है।
The stability of atomic number, atomic nucleus is determined by the neutron to proton ratio, which must remain with a specific range for the nucleus to be stable. For 8 elements, for light elements जिनका atomic mass क्या हो लेस देन, या एटॉमिक नंबर क्या हो लेस देन 20 हो, ज्यादा क्या रहते हैं स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनका N/P रेशियो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए क्या है ज्यादा स्टेबल हैं। इस बात को भी आप नोट करेंगे यहां से भाई सभी। दूसरी बात, भारी तत्वों में एक से अधिक हो जाए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मास ए बढ़ता जाएगा, 20 से ऊपर चलेंगे, यही तो बात कही थी चार्ट में कि 20 से ऊपर ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी, और प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, और बहुत अधिक या बहुत कम N/P अनुपात वाले नाभिक क्या रहते हैं अस्थिर रहते हैं। अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए रेडियो एक्टिव डिके करेंगे। अब N/P ये बात तो हो गई कि ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो बातें बताई मैंने, या तो ये भाई कणों को बाहर निकालें या कोई कण ले लें, सलेन हो बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर हैवियर एलिमेंट द रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, हैवियर में ग्रेटर से 1 से ज्यादा हो जाएगा, ये तो पट्टी का स्टेबिलिटी बेल्ट में बताया था। Increasing as the atomic number grow because neutron provide additional attractive force to overcome proton-proton repulsion. Proton-proton repulsion को कम करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। Nuclei with neutron-proton ratio that are too high or too low are unstable and undergo radioactive decay to reach a more stable configuration. ज्यादा जिनका N/P रेशियो क्या हो जाए, क्या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो भाई क्या रहते हैं अनस्टेबल रहते हैं। उसको स्टेबल करने के लिए क्या ऑन करेंगे, वो रेडियो एक्टिव डिके होगा वहां पर। तो ये जो है अपने आप में क्या है, अभी देखेंगे इसमें कुछ बातें और देखनी है। जो नाभिक का स्थायित्व टॉपिक है, ये शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, और इसे हम नोट करेंगे। और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो इसे भी नोट करना है। अब बात ये आती है भाई N/P रेशो कैसे कम हो या ज्यादा हो। कम है तो ज्यादा करना पड़ेगा, एक के पास लाना पड़ेगा, ज्यादा है तो डाउन करना पड़ेगा। इस बात को और समझना है। जब तक आप इसे नोट करें फिर बात करते हैं भाई कैसे स्टेबल जोन में पहुंचेंगे। तो ये बात आपने नोट कर ली। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर ये अराइज होता है, एक क्वेश्चन ये है कि अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कैसे कम ज्यादा होगा। कम ज्यादा का मतलब क्या है, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो ज्यादा आ रहा है तो कम करना पड़ेगा, और कम है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को समझें। यहाँ पर देखिए, अब इसी बात को हम समझेंगे। दोनों स्थिति हो सकती है। क्या स्थिति हो सकती है? पहली स्थिति ये हो सकती है, क्या हो सकती है पहली स्थिति, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अत्यधिक हो। आप समझ रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात क्या हो, न्यूट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन क्या हो, कम हो। न्यूट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन क्या हो, कम हो। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन क्या हो जाए, नाभिक से क्या हो, बीटा कण का उत्सर्जन हो। क्या लिख रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात सीधे तौर पर किसी समस्थानिक के रेडियोधर्मी क्षय से गुजरने की संभावना को प्रभावित करता है। यही तो बात कर ली थी अभी। जब यह अनुपात अधिक हो जाता है तो बीटा क्षय हो सकता है, बीटा कण का विघटन होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाएगा। नाभिक से क्या निकलेगा, बीटा कण निकलेगा। इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में निकलेगा, बीटा फॉर्म में निकलेगा, बीटा पार्टिकल्स से, जिससे नाभिक के भीतर संतुलन समायोजित हो जाता है। इस बात को समझें। द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द likelihood of an isotope undergoing radioactive decay when this ratio become too high। यहां से आप समझें, this ratio become too high, beta decay may occur in which neutron is converted into proton। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाए,
प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए और किसका डिके कर दे, बीटा पार्टिकल्स का, तो ये डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात देखिए तो दो तरीके हैं, ये हमें समझना होगा कि जब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो ज्यादा है तो दो प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहला तरीका कहता है बीटा कण का उत्सर्जन हो, दूसरा तरीका कहता है न्यूट्रॉन का एमिशन हो। ये तो रेयर ही होता है न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। बीटा कण का उत्सर्जन कैसे होगा, न्यूट्रॉन क्या कर दे, पहली बात करें बीटा कण उत्सर्जन, when the nucleus has too many neutrons it emits a beta minus particles। यदि नाभिक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वो क्या कहलाता है, बीटा पार्टिकल्स कहलाता है, और न्यूट्रॉन है प्रोटॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। दिस डिक्रीज न्यूट्रॉन एंड इंक्रीज प्रोटॉन मेकिंग n/p रेशो बैलेंस। कैसे होगा यहां समझें एक बार इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये यदि ज्यादा है तो ये न्यूट्रॉन है, आपका शॉर्ट सही लिख दूं, सब ज्यादा ही बड़ा बन गया है, 0n1 है। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0n1, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। ये क्या करें, प्रोटॉन का निष्कासन कर दे, 1p1 प्रोटॉन पर 1p1 हो गया, प्लस E-1 0। देखो ये बन गया कि नहीं, ये क्या है, ये -1 है, दैट इज बीटा पार्टिकल, बीटा कण भी कहते हैं, प्लस न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित हो जाए। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, प्रोटॉन का मान बढ़ गया। अब कोई एग्जाम्पल बताओ सर, कोई उदाहरण से मैं बताइए कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो मेरे पास एग्जाम्पल समझिए, C614 है, ये कार्बन का आर्टिकल, ये क्या करें, इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये 6 से क्या बन जाए, 7 बन गया, तो 7 बनते ही नाइट्रोजन हो गया, ये 14 हो गया, प्लस E-0 अब देखो ये है क्या नहीं बराबर, है क्या नहीं बराबर, देखो चेक करना भाई, प्रोटॉन बढ़ा क्या नहीं, बिल्कुल बढ़ गया। यहां प्रोटॉन कितने थे, 6 थे, यहां प्रोटॉन कितने हो गए, यहां प्रोटॉन भाई कितने हो गए, ये 7 हो गए सर, ये कितने हो गए, 7। तो प्रोटॉन बढ़ गया तो n/p रेशो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। n/p प्रोटॉन बढ़ते ही n/p रेशो क्या लिखूंगा मैं, n/p रेशो क्या होगा, कम इन हो जाएगा, यहाँ पर डाउन हो जाएगा। ये बात आ गई होगी समझ में आपके। और देखना चाहो तो और भी देख सकते हो, जैसे Na1124 है, ये क्या करें, बीटा डिके करें, तो बीटा डिके करेगा तो एक प्रोटॉन निकलेगा, तो 11 से 12 में बनेगा, और 12 का देखो अब एलिमेंट ही बदल गया, 12 का मतलब मैग्नीशियम हो गया, 24 हो गया, और मैं क्या लिखूंगा, E-0 यहां पर प्रोटॉन आपको 11 है, यहां पर प्रोटॉन अब कितने हो गए, 12। एलिमेंट ही बदल गया सर, बिल्कुल बदल गया भाई, एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, सोडियम से मैग्नीशियम बन गया, जब तो ये क्या होगा, n/p रेशो कम होगा अपना। तो इसे भी नोट कर लें आप, तब अगली बात करेंगे कि न्यूट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हो। कर लिया, बहुत बढ़िया, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए यहां पर दूसरा तरीका क्या है न्यूट्रॉन उत्सर्जित करने कि सम हाईली न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई डायरेक्टली एमिट, न्यूट्रॉन ही तो ज्यादा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो ज्यादा है, दैट मींस न्यूट्रॉन ज्यादा है, वो न्यूट्रॉन बाहर निकाल दे। इसमें हालांकि बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बाहर निकालने में रेयर ही होता है, फिर भी पॉसिबल तो है। सम हाईली न्यूट्रॉन rich nuclei directly emit one or more neutrons. These reduce the excess neutron and bring the nucleus towards stability. These reduce the excess neutron को reduce कर देगा ये, और क्या हो जाएगा ये, अत्यधिक न्यूट्रॉन युक्त नाभिक कई बार सीधे न्यूट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अतिरिक्त न्यूट्रॉन कम होते हैं और नाभिक स्थिरता की ओर बढ़ता है। एक बार नोट कर लें, तब कोई एग्जाम्पल अपन देखते हैं। कैसे, देखो भाई एग्जाम्पल,
हमारे पास ये है Na 1123, सोडियम 1123 है। इससे मैं क्या करूं, यहां पर देखिए, यहां पर P तो कितना है सर 11 है, A कितना है 23 है, और N सर 12 है, यही तो। अब ये न्यूट्रॉन निकाल दे, लो निकाल दो इससे, एक न्यूट्रॉन भाई निकाल दो, 0N1, न्यूट्रॉन को ऐसे लिखेंगे 0N1, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो N ही रहेगा, N 11 ही रहेगा, लेकिन ऊपर अब कितना हो जाएगा 22। इनको बैलेंस करने का क्या तरीका है, ये द्रव्यमान संख्या को बैलेंस करा जाता है और नीचे से बैलेंस करा जाता है। इनको बैलेंस करना, जो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन है उनको बैलेंस करना आना चाहिए। या 23, या 1 और 22, 23, 11। अब इसमें देखियो भाई जरा, इसमें देखना, यहां पर P बताना 11 ही है सर, 11 ही है, ठीक है। A कितना है 22 है, और न्यूट्रॉन कितने हो गए 11 हो गए। क्या हो गए 11 हो गए। यहाँ N/P, वहां 12 थे न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो गए 12 हो गए, N/P। यहाँ पर तो 11/11, ये तो एक ही हो गया। यहाँ पर N/P की बात करूं तो 12/11, एक से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 1 आएगा, यही तो यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, ये बहुत है मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल तो, और इसमें कोई वैसी बहुत ज्यादा नीड ऐसी नहीं है। और लिखना चाहो तो और बताऊं एक एग्जाम्पल, एक और बता दो सर, कौन गया ये, यहां पर देखिए, लो एक एग्जाम्पल और लिख लो, N717, ये न्यूट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, लो कर दिया सर, प्लस क्या रह गया ये तो सर रह गया 7N ही रह गया, लेकिन ऊपर 16 हो गया सर। यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर P7, ये कितना है 17, N सर 10 है। यहाँ पर देखना भाई, P तो 7 ही है सर, A 16 हो गया, और N कितने हो गए सर 9 ही रह गए, या कम हो गए, कम हो गए ना न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन को निकालने से भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम क्या सीख रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जो अनुपात है उसको सीख रहे हैं। नाभिक के स्थायित्व की बात हम कर रहे हैं। नाभिक का स्थायित्व जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो ज्यादा हो तो क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो बीटा पार्टिकल्स का निकलना होगा, या डायरेक्ट न्यूट्रॉन निकले तो वो नाभिक क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो इस बात को भी आप इनको नोट कर लेना, यहाँ से नोट नहीं करें तो इसको आप नोट करेंगे, यहाँ पर नोट कर लें, तब अगली बात करेंगे। अब कम होगा तो क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसको देखेंगे। देखिए वो आपने नोट कर लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अत्यधिक कम हो। पहले तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात ज्यादा था, ज्यादा तो न्यूट्रॉन का क्या हो रहा था, क्या हो रहा था कि बीटा पार्टिकल्स का उत्सर्जन हो रहा था, न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए, न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा था, न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए, तो स्थायित्व बढ़ रहा था। अब यदि ये कम है तो क्या होगा, तो इस बात को समझें, यहाँ पर क्या चेंजेज आएंगे। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात बहुत कम हो जाता है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाती है। भाई जब भी तो होगा, N/P लेस देन कब आएगा, 1 से। जब ये प्रोटॉन बढ़ेगा तब ये क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाता है। यदि N/P रेशो कम है, यानी प्रोटॉन बहुत ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है, हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा है, N/P कम, कम का मतलब क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम, तो नाभिक में प्रोटॉनों के बीच धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण बहुत बढ़ जाता है।
प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो छोटी सी तो जगह नाभिक कोई 10⁻⁻15 मीटर के आसपास की जगह है, जो कि बहुत ही छोटी जगह है। प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। इसको कम करने के लिए नाभिक ऐसा परिवर्तन करता है जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाए। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बढ़ जाएगा मान। प्रोटॉन कम हो गए, न्यूट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया आपका। अब इसको यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ए लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो मींस द न्यूक्लियस हैज टू मेनी प्रोटॉन्स एंड टू फ्यू न्यूट्रॉन्स, दिस मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तब क्या आएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम आएगा। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हाई रहता है, दिस रिपल्सन बिकम वेरी लार्ज। न्यूट्रॉन हेल्प टू रिड्यूस दिस रिपल्सन बाय एडिंग स्टेबिलिटी। सो व्हेन न्यूट्रॉन आर टू फ्यू एंड प्रोटॉन आर टू मेनी, द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल एंड नीड टू करेक्ट द इम्बैलेंस। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए और न्यूट्रॉन कम हो गए तो क्या होगा, उसको इम्बैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होगा भाई, इस बात को आप समझे, यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। या तो देखो एल्फा कण का उत्सर्जन हो जाए, जब कम है तो उसको ज्यादा करने के लिए या तो एल्फा कण, आपको पता है क्या होता है, हीलियम का नाभिक 2He4 होता है, ये होता है एल्फा पार्टिकल्स। या पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल्स में तो नेगेटिव, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होता है। या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो। ये तीन बातें यहाँ पर होंगी और तीन बातें पढ़ते ही आज का सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज हमें तीन बातें ये और पढ़नी है, पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर आपके समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एल्फा कण का उत्सर्जन कैसे होगा, इसको समझिए। एल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन कैसे होगा, इस बात को समझ लें। यहां पर देखिए, ये देखिए, इन हैवी न्यूक्लियाई व्हेन टू मैनी प्रोटॉन्स एल्फा डिके अकर्स। जब क्या हो, प्रोटॉन ज्यादा है तो एल्फा पार्टिकल्स का डिके होगा। एल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, 2He4 होता है। अभी मैंने बताया था एल्फा पार्ट 2He4 है। या प्रोटॉन A बराबर तो क्या है 4, P बराबर 2, N बराबर क्या है 4 - 2 बराबर 2। यही बात लिखी हुई है कि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। एमिटिंग एन एल्फा पार्टिकल्स रिड्यूज प्रोटॉन नंबर रिड्यूज हो जाएगा और रिड्यूस रिपल्सन एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। यदि नाभिक भारी हो तो उसमें प्रोटॉन अधिक हो तो एल्फा 6 करता है। एल्फा कण में भी आपने देख रखा है, क्या है इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इनके उत्सर्जन से प्रोटॉन घटते हैं, प्रतिकर्षण कम होता है और स्थिरता बढ़ती है। तो इस बात को भी आप एक बार नोट कर लें, तब अगली बात अपन करेंगे भाई कैसे क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 92 यूरेनियम 238 है। ये एक एल्फा पार्टिकल्स का विघटन कर दे। 92 यूरेनियम 238 है, क्या कर दे, एक एल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, तो 2He4 अभी आपने बताया +2 चार्ज रहता है, मतलब 2 कम हो गया। अब ये क्या बन गया, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। 90 थोरियम 234 ही रहेंगे। 90 थोरियम 234 बन गया। ये आप देख रहे हैं, इनको बैलेंस करने का तरीका भी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 92, यहां पर क्या हो गए, प्रोटॉन 90 हो गए। यहां पर P क्या है 92 है, कम था ना, बढ़ाना है हमारे पास ये। तो अब यहां पर बढ़ाएंगे कैसे, ये P क्या हो जाए 90 हो गए आपके पास, तो N/P रेशो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहली इक्वेशन ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही रिएक्शन है। 92 92 यूरेनियम 238 से अल्फा कण निकलेगा, थोरियम 90 234 बन जाएगा। एक एक एग्जाम्पल से समझ लें तो सफिशियंट है। दूसरी बात आपने पढ़ी थी भाई, क्या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन कर दे सर,
बीटा प्लस पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। देखो प्रोटॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन देगा। प्रोटॉन क्या होता है 1H1 होता है, क्या देगा 0N1 प्लस। पॉजिट्रॉन क्या है, ये पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो निकल जाएगा, न्यूट्रिनो। ये पॉजिट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन बीटा कण पर तो क्या लिखा था माइनस लिखा था भाई, यहां पर अब जोड़ना प्लस एक आ रहा है, यहां भी एक आ रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा, जैसे ही पॉजिट्रॉन निकलेगा प्रोटॉन कम हो जाएंगे। दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, thus the n/p रेशियो इंक्रीज एंड बिकम स्टेबल। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाता है, प्रोटॉन कम हो जाते हैं न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, n/p रेशियो बढ़कर स्थिर हो जाता है। इसको भी नोट कर लें। फिर एक इक्वेशन देख लेते हैं कैसे क्या होगा। कर लिया, यहां पर देखो एक उदाहरण देख लो, एक ही सफिशियंट है। जैसे C611 है, इससे एक पॉजिट्रॉन निकाल दो, लो सर निकाल दिया, ये क्या बन जाएगा, अभी एक है तो 5 वाला बन जाएगा, बोरोन 11, न्यूट्रिनॉन, ये बन गया। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, अरे 6 हैं, और यहां पर प्रोटॉन कितने हैं 5 है। प्रोटॉन कम हो गए तो n/p रेशो क्या होगा, n/p रेशो इंक्रीज हो जाएगा। बहुत है एक एग्जाम्पल, इससे ही हम समझ सकते हैं। नोट कर लें इसको, तब एक और बात करेंगे के इलेक्ट्रॉन की। एक बात और समझ लें 5 मिनट में, ये बात हो गई, 2 बातें आपने समझ ली, या तो अल्फा कण का उत्सर्जन होगा या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तीसरी बात है इसमें क्या है, एक और बात आ रही है, ये लो, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर, कौन से इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन, यहां लिख लें बाई कैप्चरिंग, यहां लिखना पड़ेगा के इलेक्ट्रॉन के कैप्चरिंग से। अब ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग क्या होता है, द न्यूक्लियस कैप्चर इन इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के सेल से। के इलेक्ट्रॉन का मतलब है के सेल से इलेक्ट्रॉन ले ले, के सेल से ले लें, कंबाइन इट विद प्रोटॉन, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ले ले, न्यूट्रॉन में बदल जाए। दिस इंक्रीज न्यूट्रॉन्स एंड रिड्यूस प्रोटॉन, हेल्पिंग टू करेक्ट द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। नाभिक कभी कभी आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और प्रोटॉन जब लेगा तो किस में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। कैसे कैसे बदलेगा, इसको पहले नोट कर लो, तब देख लेते हैं समीकरण को कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। प्रोटॉन ने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये प्रोटॉन क्या होता है समझे, प्रोटॉन होता है सर 1H1 प्लस इलेक्ट्रॉन -1 0 होता है। अब ये इसको ले ले तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा न्यूट्रॉन में, 0N1 प्लस न्यूट्रॉन, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटॉन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। कोई एग्जाम्पल बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे, पहले इसको नोट करें और एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल नोट करना, Fe है, कोई बच्चा Fe का एटॉमिक नंबर बता सकता है क्या भाई? Fe कैसा है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु तत्व है। कोई भाई इसका एटॉमिक नंबर मुझे बता सकता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? सर इसका तो 26 होता है, बिल्कुल ठीक है, यहां ले लेता हूं मैं 55। Fe 26 से 55 है। ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, लो सर -1 0, तो क्या बना देगा? अब देखो -1 26 में से 1 गया तो 25 रह गया, और Mn बन गया 25 से। इनको बैलेंस करने का तरीका देख रहे हो, 25 रह गया, ऊपर तो 55 ही रहा।
प्लस न्यूट्रिनो कर सकते हो। तो यहां पर जो है N/P रेशो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इस प्रकार से। ये इंक्रीज हो जाएगा N/P रेशो, और ये इंक्रीज होते ही हमारा जो न्यूक्लियस है भाई वो क्या हो जाएगा, स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। तो आपने देखा N/P रेशो को कैसे डिक्रीज किया जाता है, कैसे इंक्रीज किया जाता है, मैजिक नंबर क्या है और सेग्रे का चार्ट क्या था, वो आप सारी बातें आज की क्लास में हमने, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, और ये सारी चीजें आज की क्लास में आपने देख ली, और इसका मतलब ये आपने पढ़ लिया, तो मैं समझता हूं आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाला एग्जाम में, चाहे आप फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी एक यूनिट चल रही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं आप बीएससी में, वहां भी चल रही है केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बहुत सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसको देखें और भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर देखना, जहां जहां चल रहा है आप पढ़ें इसको और तैयार करें, आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ भाई और कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें और इनको तैयार करते रहें, और नई क्लास में, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।